Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel Study Motivation. I am back with another video for Class 11th Commerce. आज मैं आपके लिए क्लास 11th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड लाई हूँ। पार्ट फर्स्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जल्द ही रिप्लाई करूँगी। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे किसका, क्लास 11 के चैप्टर 2 का, स्टैटिस्टिक्स बुक का, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर 1 हमने कर दिया है और चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट कर दिया है। आज हमने पार्ट सेकंड करना है और साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो गाइज, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा और चैप्टर 1 नहीं देखा तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, चैप्टर सेकंड, कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ। पहले हम ये देख रहे थे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन इसका, सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़ा था और टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ा था, और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा में हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए 2 मेथड्स पढ़े थे। एक तो इंफॉर्मेशन इंडायरेक्ट और इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन एक हमने पढ़ा था पर्सनल इंटरव्यूज़ वाले में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आज हमने इससे आगे कंटिन्यू करना है और साथ ही इस चैप्टर को फिनिश करना है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस के लिए जल्द से जल्द नोटिफाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एक बार समरी बता देती हूँ। मैंने फ्लो चार्ट दिया है बुक से, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पूरी प्रेजेंटेशन का आपको नोट्स मिल गए होंगे, लास्ट वीडियो में मैंने डाले थे। आई होप आपको वो नोट्स समझ आ रहे हैं। तो एक बार हमने देख लेते हैं, हमने उस दिन जो जो पढ़ा था उसको एक बार सम अप कर देते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जो स्टैटिस्टिक्स में हम क्वान्टिटेटिव और डाटा क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन और डाटा को पढ़ते हैं जो जिससे कोई कंफ्यूजन निकल सकता है। अब डाटा को कलेक्शन में 2 चीज़ें आती हैं, सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। कौन कौन से होते हैं सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और डाटा भी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जो डाटा फर्स्ट हैंड होता है, अपने आप कलेक्ट किया जाता है, वो होता है प्राइमरी डाटा। और जहाँ से वो कलेक्ट किया जाता है फर्स्ट हैंड टाइम पे, जब हम अपने आप कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स। ऐसे ही सेकेंडरी सोर्स जो सेकेंड हैंड होता है, किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, वो सेकेंडरी डाटा। और जो सोर्सेज उसमें यूज़ होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन होते हैं। ठीक है। और हमने इसके 2 वो पढ़े थे मेथड्स, कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन वाले। तो डायरेक्ट पर्सनल में हमने पढ़ा था जब अपने आप पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एंड जब इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन में हमने पढ़ा था किसी के थ्रू, पर किसी ने पहले कलेक्ट नहीं की वो इन्फॉर्मेशन, उसको पता है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में और वो हमें जानकारी दे रहा है, तो वो कौन सी होती है? इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। और साथ ही हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी मेथड्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स Under this method, local agents or correspondents are appointed and trained to collect the information from the respondents. इस मेथड में लोकल एजेंट्स और कोरस्पोंडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके प्रोवाइड कर सके। किससे? रिस्पोंडेंट्स से। अब रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। Under this method, the investigator appoints local persons or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigation. कि वो अपॉइंट करता है लोकल पीपल या फिर कॉरस्पॉन्डेंट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि वो कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और प्रोवाइड कर सके किसको? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर को। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जब डाटा हमें चाहिए होता है रेगुलर और कंटिन्यूस। रेगुलर एंड कंटिन्यूस इज़ रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। ठीक है।
या फिर जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो लार्ज हो, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, जब इंफॉर्मेशन किसको यूज़ करनी हो, किसी जर्नल में छपवाने के लिए, मैगजीन्स में, रेडियो में या टीवी में। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए होता डाटा, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके मेरिट्स क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कोरेस्पोंडेंस। ये मेरिट्स हैं इसके: वाइड कवरेज, क्योंकि हम अपने डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे तो इसलिए दिस मेथड अलाउज अ फेयर वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वॉल्व। कैसे? क्योंकि हम अपने आप नहीं जाना पड़ रहा हमें, तो टाइम सेव होता है, मनी बचती है। अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे दूर दूर, तो ट्रांसपोर्ट में हमारा पैसा लगेगा, बट हम किसी से कलेक्ट करें किसी के थ्रू तो पैसा कम लग रहा है और एफर्ट्स भी कम लगते हैं। अपने आप हमने जगह जगह जाकर डाटा नहीं कलेक्ट किया तो एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस investigation. Example: price quotations from the different green markets for the construction of index number of agricultural prices. ये कुछ पर्टिकुलर ये जो मेथड है वो सुटेबल किस चीज़ के लिए है? कोई स्पेशल पर्पसेस के लिए। स्पेशल पर्पसेस कैसे? जैसे किसी से हमने प्राइस के बारे में पूछना ग्रेन मार्केट से कि भाव क्या इतना, इसका क्या है, ताकि हम उसको उगा सके, मतलब कि बहुत कुछ हमें स्पेसिफिक पर्पस होना हमारे पास, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। लास्ट है इसका कॉन्टीन्यूटी। इसका कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है? द कोरेस्पोंडेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन। उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, किसके थ्रू? कोरेस्पोंडेंट्स के थ्रू। अब जिसके मेरिट्स है उसके डीमेरिट्स भी हैं, और डीमेरिट्स इसके क्या है? इसके डीमेरिट्स हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब कि देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा बिकॉज द डाटा इज़ कलेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ कोरेस्पोंडेंट्स। डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं काफ़ी सारे नंबर ऑफ कोरेस्पोंडेंट्स से, तो डाटा यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब डाटा जो दोनों सबने कलेक्ट किया वो सेम नहीं होता। अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने व्यूज़ होते हैं डाटा के रिलेटेड, तो ये जो ये होता है इसमें डाटा यूनिफॉर्म नहीं होता, डाटा के लिए थोड़ा से चेंजेस होते हैं डाटा में। लैक ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि विश्वास, मतलब कि हमें विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि जो हमने डाटा अपने आप कलेक्ट नहीं किया। लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी का मतलब है कि कम डाटा जो होता है वो प्योरली एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल सही डाटा नहीं होता। द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट वेरी एक्यूरेट। हमने अपने आप नहीं कलेक्ट किया, किसी के थ्रू कलेक्ट किया है, तो वो पूरा कलेक्ट एक्यूरेट नहीं होता, वो अपनी व्यूज़ देते साथ में, तो एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। कॉस्टली। ये कॉस्टली कैसे होता है? हम अपने आप नहीं डाटा कलेक्ट करें, किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें उसको पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं, अगर हम उसको नहीं जानते तो इससे कॉस्टली पड़ जाता है। इसकी और भी दो डिमेरिट्स हैं, वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ओरिजिनल नहीं होता है डाटा, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज सैक्रिफाइस ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता तो डाटा की ओरिजिनलिटी नहीं होती है, मतलब कि जो डाटा की ओरिजिनलिटी होती है वो सैक्रिफाइस किससे ज़्यादा होती है? पर्सनल कॉन्टैक्ट के साथ। अगर हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट हो रिस्पोंडेंट के साथ तो डाटा ओरिजिनल होगा। पर्सनल बायस। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट्स। जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसकी पर्सनल बायस हो, या तो हमारे साथ, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर के साथ, या फिर उसके साथ जिसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो भी डाटा एक्यूरेट नहीं होता। डिले इन कलेक्शन। जनरली देयर इज़ अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। इस मेथड से डिले भी हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता वो कब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसका अपना काम थोड़ा है, या तो वो बात अलग है वो हमसे पैसे ले रहा हो, बट हम किसी अपने जानकारी बंदे से निकलवाते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो डिले हो जाता है कलेक्शन में डाटा के। तो ये हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में पढ़ते हैं अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज़ ओवर द टेलीफोन। इस मेथड में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इंटरव्यूज़ के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। कैसे? टेलीफोन्स के थ्रू, मतलब कि हम फ़ोन करके इंटरव्यू लेते हैं, उसके थ्रू डाटा जो कलेक्ट किया जाता है। आपको ये समझ आया होगा इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट्स। अब हम ये भी टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ वाला। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में क्या होता है?
जब कॉल करके किसी को उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसे इंटरव्यू दिया जाता है, किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू। इसके भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स है और सूटेबिलिटी है। अब सूटेबिलिटी क्या होता है? जब कहाँ होती है? जब इसका फील्ड काफ़ी लार्ज हो, जब हमें दूर दूर होता है फील्ड, तब हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं, इस मेथड को। ठीक है। और क्या सूटेबिलिटी हो सकती है इसकी? और तब जब हमें डाटा एक्यूरेट चाहिए होता है। डाटा एक्यूरेट कैसे होता है? क्योंकि हम अपने आप उससे बात कर रहे हैं, तो वो हमें अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? इससे एक्यूरेट आता है। और ओरिजिनल होता है डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा होता है, ओरिजिनल होता है, क्योंकि हम अपने आप कलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें कोई पर्सनल बायस के चांसेस कम होते हैं। या तो अगर वो बात अलग है कि जो इन्यूमरेटर है, वो जो इंटरव्यूअर है, उसकी अपनी पर्सनल बायस हो। ठीक है। तो इसके मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज, जैसे मैंने आपको बताया। इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व। कैसे? इसमें भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो पैसों को कम पड़ता है, टाइम बचता है और एफर्ट्स भी कम होते हैं। रायबिलिटी, विश्वास नहीं होता है डाटा। कैसे? क्योंकि हमने किसी के थ्रू बात करी है या अपने आप बात करी है, तो हमें अपने आप विश्वास है कि डाटा सही होगा। इसके डीमेरिट्स क्या क्या है? लिमिटेड यूज़, ये हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल, कोई हमें विजुअली आमने सामने की फीडबैक नहीं मिल सकती है। और लिमिटेड यूज़ कब होता है इसका? लिमिटेड यूज़ तब जब हमें कोई चीज़ शो करके पूछना होता है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें पर्सनली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो मतलब कि फ़ोन पे नहीं ली जा सकती, तब इसमें लिमिटेड यूज़ में हो जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था, ये भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चनरी, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल्स। पहले हम क्या समझते हैं क्वेश्चनरी का मीनिंग। अब क्वेश्चनरी होता क्या है? A questionnaire is a list or set of printed questions which is filled by the informants. If it is filled by the enumerators, then it is known as a schedule. कि क्वेश्चनरी क्या होता है? जो प्रिंटेड क्वेश्चन का सेट होता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स फिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ प्रिंटेड क्वेश्चंस विच इज फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। जो इन्फॉर्मेंट्स फिल करते हैं, एक शीट पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी। अगर यही सेम क्वेश्चनरी को जो इन्यूमरेटर कौन होता है? जो पूछता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो अपने आप फिल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। जब वो अपने आप फिल करता है तो क्या बोलता है? स्केड्यूल। ठीक है। अब क्वेश्चनरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं कि वो क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये होती है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम होने चाहिए, लिमिटेड नंबर होना चाहिए। अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो तो बोर हो जाएगा जो हमारा रिस्पोंडेंट है, और वो क्वेश्चंस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्री टेस्टिंग, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, मतलब कि प्री टेस्टिंग तो अलग है, ये अलग पॉइंट है, अलग। क्लियर इंस्ट्रक्शंस का मतलब कैसे? कि जो इंस्ट्रक्शंस पहले दिए होने चाहिए कि कैसे फिल करनी है, इसमें कितनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और क्या हमें ये भी बताना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि आपको इसको फिल करना है, किसने मंगवाई है वो भी फिल करना चाहिए। अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर कोई लिटरेट नहीं होता। पहले तो ये तो छोड़ो, चलो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिंपल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अवॉइड पर्सनल और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसकी जो रिस्पोंडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी उसमें, क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो रिस्पोंडेंट्स इसकी तरफ अपना रिस्पॉन्स नहीं देगा और क्वेश्चनरी को फिल नहीं करेगा, वो इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सीक्रेसी एश्योरेंस, उसको एश्योर करना पड़ता है हमें जो रिस्पोंडेंट है कि आपकी सीक्रेसी जो है मेंटेन की जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके और हमारे बीच रहेगी, किसी के तीसरे बंदे के हाथ नहीं लगेगी, तभी वो फिल करेगा। कवर लेटर, जो वो क्वेश्चन हम अगर मेल वगैरह करते हैं तो कवर लेटर होना चाहिए, ताकि कोई और उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ ना सके।
और भी इसके नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट से रिलेटेड नहीं हो। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, हमें उसमें रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न भी अगर हम उसको मेल कर अगर पोस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास, या फिर मेल कर रहे हैं, हमें एक रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन फिल करके रिटर्न करनी है प्लीज़। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो रिटर्न कर पाएगा, अदरवाइज़ उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। एंड इसमें और क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन भी कि आप एक बार अपन इंफॉर्मेशन चेक कर दें सेंड करने से पहले। तो ये क्या थी, एक क्वेश्चनरी की क्वालिटीज़। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। क्वेश्चंस भी कई टाइप के होते हैं। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसका आंसर हम येस नो में दे सकें, जैसे डू यू हैव अ कार, येस और नो। तो ऐसे तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें एक आंसर की पॉसिबिलिटी ना हो कि काफ़ी सारे आंसर की पॉसिबिलिटीज़ हों, उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम हाउस टू कॉलेज, आपका घर से कॉलेज जाने का क्या मेथड है, कैसे जाते हो। तो इसमें कोई फुट से जा सकता है, अपने पैरों से चल के, या साइकिल पे, या बस पे, एक स्कूटर पे। तो इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, या फिर हम सिंपल छोड़ भी सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें से ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू सच क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन से सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही ऑब्टेन की जा सकती है। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, वो अपनी क्लास अपने आप बताएगा, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, हम इसमें ऑप्शंस नहीं दे सकते क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ओपन क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इन सच क्वेश्चंस द रिस्पोंडेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज़ ऑन स्पेसिफिक इश्यूज़, कि वो अपने व्यूज़ देने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने व्यूज़ प्रोवाइड करें इस किसी स्पेसिफिक इशू पे। जैसे हाउ कैन प्राइजेज इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, या रिसेंट टाइम्स में हम कह सकते हैं हाउ द स्प्रेड ऑफ कोविड कैन बी रिड्यूस्ड। तो हम अपने व्यूज़, जिसमें जो रिस्पोंडेंट होता है अपने व्यूज़ देता है, तो ये कौन सा होता है, ओपन क्वेश्चंस। ठीक है, हमने टेलीफोन इंटरव्यूज़ भी पढ़ दिया, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी पढ़ दिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेड क्वेश्चनरी मेथड। अब मेड क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनरी कंटेनिंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन इज प्रिपेयर्ड, कि एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर की जाती है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इन्वेस्टिगेट करने होते हैं, जो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है उसके रिलेटेड। इट इज़ देन सेंड टू इन्फॉर्मेंट्स बाय पोस्ट अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस टू फिल, जिसमें इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, और जो ये इन्फॉर्मेंट्स को पोस्ट के थ्रू सेंड की जाती है और उनको फिल करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। द इन्फॉर्मेंट्स आफ्टर फिलिंग अप द क्वेश्चनरी सेंड इट बैक टू द इन्वेस्टिगेटर। जब क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं क्वेश्चनरी में, उसको वापस सेंड कर देते हैं किसको, इन्वेस्टिगेटर को। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ इसके बारे में, मेड क्वेश्चनरी मेथड के बारे में, ताकि आप इजीली इस टॉपिक को कवर कर पाएँ। Under this method, questionnaires are mailed to the correspondents. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry. It is also ensured that the information would be kept secret. कि इस मेथड में क्वेश्चनरी जो होती है वो रिस्पोंडेंट्स को मेल की जाती है, एक लेटर भी अटैच किया जाता है उस क्वेश्चनरी के साथ, जिसमें उसका इंक्वायरी का पर्पस दिया जाता है कि हम क्यों डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और हम उसको ये भी एश्योर करते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सीक्रेट रखी जाएगी। ठीक है, अब इसकी सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ का यूज़ होता है, वहाँ जहाँ पर एरिया ऑफ स्टडी जो होता है वो बहुत बड़ा हो। व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड देन मेड क्वेश्चन मेथड इज सुटेबल। और जब रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड होते हैं, सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी, अभी पढ़ेंगे लिमिटेशंस भी हम। तो जो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हो वो एजुकेटेड हो। ठीक है, अब मेरिट्स क्या है इसके, मेरिट्स है वाइड कवरेज, हमने पोस्ट करना मेल करना है तो ये काफ़ी बड़े एरिया पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। दिस मेथड अलोज अ वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी, ये एक वाइड कवरेज अलो करता है किसकी, स्टडी के एरिया की। इकोनॉमिकल कैसे, कॉस्ट कम होती है, हमने सेंड करना होता है और वो रिटर्न कर देता है, तो इसमें जो हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये,
और इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम एंड वर्ड, क्योंकि वो अपने आप फिल करके भेजता है। ओरिजिनल होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो अपने आप जो रिस्पोंडेंट होता है अपने आप फिल करके क्वेश्चनरी को भेज रहा है, तो ओरिजिनल ही होगा। फ्री फ्रॉम बायस, कोई बायस नहीं होती इसमें, क्योंकि ये बायस क्यों नहीं होती, बायस इसलिए नहीं होती, वो मेल कर रहा है, वो उसको पर्पस भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो उसकी कोई पर्सनल बायस नहीं होगी। मेंटेन सीक्रेसी, ये मेथड जो होता है वो ओरिजिनल होता है और साथ में इसमें सीक्रेसी मेंटेन की जाती है कि जो डाटा होता है वो सीक्रेट रखा जाता है, किसके बीच में, रिस्पोंडेंट्स और इन्वेस्टिगेटर के बीच में। इसके डीमेरिट्स है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब है दिस मेथड हैज़ लिमिटेड स्कोप ओइंग टू द फैक्ट दैट क्वेश्चनरीज कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड पर्सन्स, एजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स, कि क्वेश्चनरी को फॉल्ट फिर वही करके सेंड कर सकता है जो लिटरेट हो, जो इलिटरेट ना हो। जो एजुकेटेड रिस्पोंडेंट होगा वही फिल कर सकता है, अनएजुकेटेड नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका क्या है, लिमिटेड यूज़ है। लेस रिस्पॉन्स, लेस रिस्पॉन्स में क्या आता है, जनरली द रिस्पोंडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरीज एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरीज। तो इसलिए एक जब उनका इंटरेस्ट नहीं होता क्वेश्चनरीज में, कई रिस्पोंडेंट्स नहीं देते और उसको वापस नहीं भेजते, तो इसमें लेस रिस्पॉन्स आता है। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का चांस कैसे होता है कि जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वो हम अपने पर्सनली समझा तो नहीं पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे ना, तो अगर हम अपने आप नहीं समझा पाएंगे तो वो उसका मीनिंग दूसरे तरीके से ले सकता है। एक क्वेश्चन है इसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, तो इससे मिस इंटरप्रिटेशन का चांस हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, अब उसको टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, क्योंकि वो अब जल्दी थोड़ा, अब जिसकी टाइम सेंड उसको पहले पोस्ट करो, फिर वो वहाँ पहुँचेगा, फिर वो दोबारा सेंड करेगा, वो फिर भी करेगा, टाइम कंज्यूम, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है कोऑर्डिनेटेड। दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड, दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें फ्लेक्सिबल हम क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली नहीं रिप्लाई कर किए जाते तो हम उन क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और इसमें एक और बात, इसमें बायस होती है, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे शायद गलत लिखा गया है, बायस होती है। इफ़ द रिस्पोंडेंट्स आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल बी ऑल्सो बायस्ड। अगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बायस्ड होगी, उसकी पर्सनल इश्यूज होंगे या फिर कोई उसके मतलब गुस्सा वगैरह होगा उसका कुछ, तो वो इंफॉर्मेशन भी बायस्ड होगी। तो ये इसमें गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से प्लीज़। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड पर बचा है, कौन सा, पर्सनल प्राइमरी डाटा कलेक्शन का इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड, आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। अंडर दिस मेथड एन इन्यूमरेटर पर्सनली visits informants along with the questionnaire, asks questions and note down the response in the questionnaire in his own language। कि जो इन्यूमरेटर होता है, जो डाटा कलेक्ट करने जाता है, वो अपने आप ही इंफॉर्मेंट्स से विजिट करता है और क्वेश्चनरी के साथ और उससे क्वेश्चन पूछता है और अपनी लैंग्वेज में, अपनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस में उसको क्वेश्चनरी में फिल कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं जब वो इन्यूमरेटर फिल करता है, स्केड्यूल्स। तो एक बार हम और समझ लेते हैं इसको। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनरी। जो क्वेश्चनरी प्रिपेयर की जाती है इंक्वायरी के पर्पज से रिलेटेड, और जो इन्यूमरेटर होता है अपने आप विजिट करता है उसको, रिस्पोंडेंट को, और फिल करता है क्वेश्चनरीज को। द क्वेश्चनरीज विच आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर themselves by putting questions are called schedules. Under this method the enumerator himself fills the schedules after seeking information from the respondents। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्वेश्चनरीज इन्यूमरेटर खुद फिल करता है अपने क्वेश्चन डालने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, स्केड्यूल्स, किसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद रिस्पोंडेंट से। इन्यूमरेटर आर दोज पर्सन हु हैव द इन्वेस्टिगेटर एंड कलेक्टिंग द डाटा। इन्यूमरेटर कौन होता है, वो पर्सन जो किसको हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेटर को। ये कहाँ का यूज़ होता है, जब ये वहाँ यूज़ होता है जब जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको काफ़ी स्पेशलाइज्ड जो स्किल इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होते हैं, मतलब कि वो हर कोई फील नहीं कर सकता, उसके लिए भी यूज़ होता है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, एक्यूरेट एंड रिलायबल एक्यूरेसी, देयर इज़ अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी होती है, पर्सनली वो इन्यूमरेटर खुद डाटा फिल करता है, और रिलायबल विश्वसनीय होती है।
बेटर रिस्पॉन्सेज, जब वो खुद जाके क्वेश्चन इसको फीड करता है तो रिस्पॉन्स बेटर आता है। कैसे? क्योंकि वो अपने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, अपने तरीके से कलेक्ट कर रहा है और अपने आप ही उसको फिल कर रहा है। यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट्स, जब जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो इलिटरेट होता है तब भी ये यूज़ होती है, क्योंकि जो इन्यूमरेटर होता है वो क्वेश्चन पूछता है और अपने आप ही दिखता है। वाइड कवरेज, दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ अ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन्वॉल्व, इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये एरिया के टर्म्स में भी वाइड कवरेज है और साथ ही इलिटरेट्स भी इसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट, देयर इज द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इन दिस मेथड। इसमें जो इस मेथड में जो इन्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट का पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है और साथ ही ओरिजिनल होता है डाटा। द ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज मेंटेन। Completeness, schedules have the merit of completeness because they are filled in by the enumerators themselves. ये complete होते हैं क्योंकि वो खुद ही enumerators fill करते हैं। Impartiality, this method is impartial because the enumerators themselves do not need the required information. क्योंकि ये impartial होते हैं, इसमें कोई partiality नहीं होती, क्योंकि जो enumerator होते हैं उनको अपने आप ऐसी कोई information नहीं चाहिए होती। Demerits क्या होता है? एक तो कॉस्टली मेथड है, एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि इसमें ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, इन्यूमरेटर्स मे नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। इन्यूमरेटर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है। इनएफिशिएंसी एंड पर्सनल बायस, इनएफिशिएंसी मतलब जब जो इन्यूमरेटर इनएफिशिएंट हो, जब वो पढ़ा लिखा ना हो या उसके पास बेटर स्किल्स ना हो, तब भी ये मेथड फेल हो जाता है। या फिर पर्सनल बायस हो, किसकी? इन्यूमरेटर की या फिर रिस्पोंडेंट की। ठीक है, और इसकी एक और वो आती है दो और इसमें डिवाइड सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर्स, कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर्स में नॉट नीड टू बी अवेलेबल, कि कभी कभार हमें कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर्स नहीं मिल पाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हमने क्या कंप्लीट कर दिया? प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, मतलब कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के सोर्सेज और मेथड्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। एक बार हम सेकेंडरी डाटा पढ़ते हैं, क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, कल भी, मतलब लास्ट वीडियो में भी। अब हम एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा एंड प्रोसेस्ड, कि किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूशन से डाटा कलेक्ट करना जिसके पास पहले से ही वो डाटा हो अपने पर्पज़ के लिए। इसमें डाटा हमेशा जो होता है हमारे पर्पज़ का ना हो पर रिलेट करता हो डाटा, वो होता है द डाटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स और दो सोर्सेज होते हैं मेन, किसके? डाटा कलेक्शन के, सेकेंडरी डाटा के, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज। ठीक है, पब्लिश सोर्सेज में देखो, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश सोर्सेज। अब पब्लिक सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जर्नल्स एंड पेपर्स, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, या हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, सबके बारे में। चलो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में। पब्लिक सोर्सेज मीन्स डाटा अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म। कि पब्लिक सोर्सेज कौन से होते हैं? जब डाटा प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सोर्सेज। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियडिकल्स पब्लिश्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो ऑलरेडी पब्लिश किया हो किससे? किसी भी इंस्टीट्यूशन से। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में कौन कौन से आएंगे? Ministers of the central and state government in India publish a variety of statistics as their routine activity। कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे वैरायटी के जो डाटा होता है वो पब्लिश करते हैं उनकी रूटीन एक्टिविटी के तौर पे। एज दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट डाटा आर फेयरली रिलायबल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है तो इस पर विश्वास करने लायक होता है ये। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ऑन स्टैटिस्टिक्स आर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट
of India, Annual Survey of Industries, Agricultural Statistics of India, Reports on Currency and Banking, Labour Gazette, Reserve Bank of India, Bulletin etc. ये क्या थे? गवर्नमेंट के पब्लिकेशन थे स्टैटिस्टिक्स पे, जैसे कि करेंसी की रिपोर्ट होती है, बैंकिंग की रिपोर्ट होती है, या फिर हमारे एग्रीकल्चर के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री होता है, काफ़ी सारे होते हैं। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या क्या आता है? सेमी गवर्नमेंट बॉडीज पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ्स एंड डेथ्स। दिस डाटा आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। ये कौन से डाटा करते हैं पब्लिश? एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, बर्थ और डेथ के रिलेटेड। तो इसमें भी डाटा क्या होता है? फेयरली रिलायबल और यूजफुल होता है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। कमिटीज और कमीशंस appointed by the government also furnish a lot of statistical information in their reports। जो ये गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं जिनको कमिटीज़ को और कमीशंस को, वो भी अपने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है अपनी रिपोर्ट्स में, जैसे फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, कुछ बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशंस भी अपनी जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं अपनी रिसर्च के थ्रू, और उनको पब्लिश करते हैं किसमें? वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटी के एक्सपेक्ट्स में। जैसे शुगर मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। शुगर मिल्स ऑफ एसोसिएशन किसके रिगार्डिंग पब्लिश करते हैं? शुगर मिल्स एसोसिएशन के रिगार्डिंग, मिल्स के रिगार्डिंग। ठीक है। अब पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी पब्लिश करते हैं किसके रिलेटेड? जो रिसर्च करते हैं वो अपने सारे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट में पब्लिश कर देते हैं, या फिर अपने उसमें डाटा अपने साइट्स वगैरह में पब्लिश कर देते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स, ये जो मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ये भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। डाटा रिलेटेड टू द बर्थ एंड डेथ, एजुकेशन एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स, ये भी काफ़ी सारा डाटा पब्लिश करती है गवर्नमेंट, और ये हमेशा एक्यूरेट और रिलायबल होता है, कि फेयरली एक्यूरेट होता है और विश्वसनीय होता है। अब रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज़ और कमीशन, लाइक रिपोर्ट्स ऑफ पे कमीशन रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये भी इसमें आती है पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट्स ऑल्सो एक्सेट्रा ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। ये भी सेकेंडरी डाटा के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं? इसके प्रिकॉशंस, ये सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए? रिलायबल एजेंसीज, कि जो हम जहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एजेंसी हो, विश्वसनीय हो, रिलायबल हो। सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे इंक्वायरी के पर्पज़ से सुटेबल हो। एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी टू अवॉइड इम्पैक्ट ऑफ बायस, कि जो डाटा वो एक्यूरेट हो और एडिक्वेट हो, ताकि और जो बायस हो वो बिल्कुल भी ना हो। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा यूज़, हमें ये भी पता होना चाहिए कि डाटा किस मेथड से कलेक्ट किया जाए। हमने इसमें क्या नहीं पढ़ा? अनपब्लिश सोर्सेज की मेथड्स, वो भी हम पढ़ देते हैं एक बार। अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड, कि जो अनपब्लिश सेकेंडरी डाटा किससे कलेक्ट किया जाता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर किसी दूसरे से, किसके लिए? अपने सेल्फ यूज़ के लिए या फिर ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए। ये पब्लिश नहीं होते, और ये जो इसमें जो इसकी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सेकेंडरी डाटा के तौर पे यूज़ की जाती है। इसमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए कि डाटा जो है वो अवेलेबल है, ये हमने पढ़ दिया कि प्रिकॉशंस। अब सेकेंडरी डाटा के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन पब्लिश करता है? गवर्नमेंट, मतलब कि पब्लिश नहीं होता ये, पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है डाटा। ये पब्लिश हो किया जाता है किसके द्वारा? रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। It is a very comprehensive source of secondary data. It includes statistical information of the following parameters. ये comprehensive method होता है, और इसमें कौन कौन सी informations होती हैं? साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सेंसस का मतलब ही पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी, ये तो अपने नाम से ही क्लियर है। तो
इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और सेकंड आता है इसमें रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, किसकी? नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, NSSO। इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा ऑफ इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लांटेशन। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के और प्रोग्राम इम्प्लांटेशन के, ठीक है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हमने पढ़ा, यूज़ किया जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स रेगुलर सैंपल सर्वेस to collect the basic statistical information relating to a variety of economic activity as well urban in rural as well as urban parts of India। कि ये भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ये रेगुलरली सैंपल सर्विस कंडक्ट करती रहती है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, बेसिक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके काफ़ी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटिंग, और गांव और शहर दोनों पार्ट्स के इंडिया में, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। आपको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियोज रिलेटिंग टू योर डाउट्स एंड योर कंसेप्ट्स अगेन। ओके, डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक माई वीडियोज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग डेली अपडेट्स। आपको अगर मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। एंड अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय। स्टे सेफ, स्टे होम।